Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is your online class of International Relations. Today is 23rd of December 2020. The under discussion topic is foreign policy, and today we are going to cover our new topic of foreign policy, which is determinants of foreign policy. Let's start our lecture. डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी मीन्स खारजा पॉलिसी के मुहर्रिकात, जिनकी बिना पर एक मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी को तश्कील देता है, वो कौन से अवामिल हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। सेवरल फैक्टर्स डिटरमिन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट्स। बहुत से अनासिर या बहुत से अवामिल किसी भी रियासत की खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। दीज इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको हम 3 बड़ी दर्जाबंदी में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ जनरल और ऑब्जेक्टिव, अमूमी और मकासद के लिहाज से। नंबर 2 स्पेसिफ़िक, खसूसी और सब्जेक्टिव और इंटरनल और अंदरूनी मामलात के लिहाज से। नंबर 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स, बैरूनी अनासिर या बैरूनी अवामिल। द जनरल एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स डिटरमिन द फ्रेमवर्क इन विच पॉलिसी चॉइसेस आर टू बी मेड एंड ऑपरेटेड। अमूमी मकासद में जो अनासिर तयन करते हैं एक फ्रेमवर्क का, जिसके अंदर पॉलिसी को बनाया जाता है और चलाया जाता है। दीज आर द फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू ऑल द कंट्रीज़। ये वो फैक्टर्स हैं जो तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका हैसियत रखते हैं। इन डिटर्मिनिंग देयर फॉरेन पॉलिसी, उनकी खारजा पॉलिसी के तयन में। साइमल्टेनियसली द स्पेसिफिक एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। साइमल्टेनियसली, इसी तरह इसके साथ साथ जो खसूसी और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो हर कंट्री से एक कंट्री के दूसरी कंट्री से मुख्तलिफ होते हैं, वेरी करते हैं। फॉलोइंग देयर इंटरनल कंडीशंस एंड नीड्स, और वो किस बिना पे मुख्तलिफ होते हैं, उनकी अंदरूनी सूरत हाल और उनकी ज़रूरियात की बिना पर। The specific factor determine the specific response of leadership to a particular situation. खसूसी अवामिल जो तयन करते हैं वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होते हैं ऑफ लीडरशिप का टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। देयरफॉर, इसीलिए दे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी, और वो खारजा पॉलिसी की सिमत का तयन करते हैं। सम एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी, और कुछ बैरूनी फैक्टर्स भी होते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पर। ऑल दीज फैक्टर्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एंड दे क्लियरली इंडिकेट दैट एनी सिंपल डिटर्मिनेंट कैन सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन फॉरेन पॉलिसी, कि कोई भी आम सा सादा सा डिटर्मिनेंट मुहर्रिक किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी की वजाहत कर सकता है। दीज आर एक्सप्लेन इन डिटेल एज फॉलोज। अब हम इनकी तफसील के बारे में जान लेते हैं। जनरल एंड ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। अभी हमने जो क्लासिफिकेशन देखी उसमें पहली क्लासिफिकेशन है जनरल एंड ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स की, अमूमी और मकासदी मुहर्रिकात। These are of 4 types that play a role in determining the foreign policy of all the states. तमाम रियासतों की फ़ॉरेन पॉलिसी की तयन करने में ये हम जो 4 अब मुहर्रिकात पढ़ेंगे ये बहुत
अहम रोल अदा करते हैं। इसमें नंबर 1 पे आ जाता है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी कहते हैं उसकी किसी भी रियासत की मुक़्तदर हैसियत को। ये मैं पिछले लेक्चर्स में भी जब आपको स्टेट और द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट का पढ़ाया था उसमें मैंने आपको वजाहत की थी कि सॉवरेनिटी किसको बोलते हैं। सॉवरेनिटी कहते हैं ये रियासत का वो बालातर इख्तियार होता है जिसकी बिना पर रियासत अंदरूनी और बैरूनी मामलात में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होती है। तो सॉवरेनिटी से मुराद है मुक़्तदर हैसियत, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत। एंड इंटेग्रिटी उसकी किसी भी रियासत की सालमियत। तो पहला जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, वो है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ अ स्टेट। इसकी डिटेल जान लेते हैं। द फर्स्ट फैक्टर दैट एवरी स्टेट कीप्स इन माइंड, कि हर रियासत पहला फैक्टर जो अपने जहन में रखती है वाइल फार्मूलेटिंग फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी को बनाते वक्त, इज़ सेफ गार्डिंग इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो उसकी मुक़्तदर हैसियत की हिफाजत करना और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उसकी इलाकाई सालमियत है। इट इज़ दी स्टेट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है टू सेफ गार्ड दी प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स, कि वो अपनी रियासतों अपनी शहरियों की प्रॉपर्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और उनके मफादात को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। व्हाट्सोएवर दे आर, जिस किस्म के भी वो हों। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नेशनल बाउंड्रीज़, ये ज़िम्मेदारी नेशनल बाउंड्रीज़ जो कौम की जुग्राफियाई हदूद होती हैं और इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नेशनल बाउंड्रीज़, और उनकी किसी भी कौम की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत भी इसमें शामिल है। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, टू ऑक्यूपाई देयर एलियन पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी, अपने रियासत के वो हिस्से जो दूर दराज हों उनके ऊपर कब्ज़ा करना भी इसमें शामिल है। द स्टेट एमिंग एट द प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन टेरिटरी, रियासत का मकसद अपने इलाके का तहफ़्फ़ुज़ है। परसू दी पॉलिसी ऑफ स्टेटस को, स्टेटस को कल भी मैंने वजाहत की थी, आज फिर सुन लीजिए। स्टेटस को कहते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन विद रिगार्ड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, माशरती और सियासी मामलात के ऊपर एक सी सूरत हाल का कायम रहना स्टेटस को कहलाता है। द स्टेट्स एंडेवर टू सब्जुगेट, सब्जुगेट कहते हैं महकूम बनाना, एंडेवरिंग कहते हैं कोशिश करना, ओकोपाइड अपने कब्ज़े के अंदर रखना, और नॉन ऑक्यूपाइड और वो जिनके ऊपर उसका कब्ज़ा ना हो, मे बी नेम्ड एज परसुइंग दी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, अपने ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों पर अपना इक़्तिदार कायम रखना या अपना इक़्तिदार कायम करने की कोशिश करना, ये उसकी पॉलिसी के अंदर आता है। द पॉलिसी ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स इनसाइड और आउटसाइड द स्टेट इज़ नोन एज प्रेस्टीज, और जब कोई भी पॉलिसी अपनी शहरियों की अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है तो इसको कहा जाता है प्रेस्टीज। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर आ जाता है, ये जनरल डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। सेकंड है इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। ऑल द स्टेट्स, तमाम रियासतें, बिग और स्मॉल, बड़ी और छोटी, रिच और पुअर, आर डिपेंडेंट ऑन वन एन अदर, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करती हैं। फॉर वन और द अदर रीजन्स, एक और बहुत सी दूसरी वजूहात की बिना पर। दिस इंटरडिपेंडेंस मे रिज़ल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, ये इंटरडिपेंडेंस ये एक दूसरे के ऊपर इन्हिसारियत, तनाज़ात को और ताउन को जन्म देती है। सो द स्टेट्स अंडर दीज स्ट्रेसेस अटेम्प्ट टू क्रिएट अ सिचुएशन अंडर विच इंटरनेशनल बिहेवियर मे नॉट बी ब्रोकन कम्प्लीटली,
चुनाचे रियासतें इन तमाम दबाव की सूरत हाल के अंदर रहते हुए कोशिश करती हैं कि वो किसी ऐसी सूरत हाल को उजागर करें जो कि बैनुल अक़वामी रवैयों को ख़राब ना करे। बैनुल अक़वामी रवैयों को ख़राब करने से मुराद है कि रियासतें एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल तरीके से लेके चलें। ऐसा ना हो कि उनके ताल्लुकात के अंदर कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन जो है वो अराइज़ हो जाए और दुनिया के अमन को ख़तरा लाहक हो जाए, अमन जो है वो ख़तरे में चला जाए और जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए। फॉरेन पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे एज़ टू मेंटेन अ बैलेंस विच बारगेनिंग। चुनाचे फ़ॉरेन पॉलिसी जो तश्कील दी जाती है वो इन खतूत पर तश्कील दी जाती है कि कायम रखा जाए एक ऐसा तवाज़ुन विद बारगेनिंग जिसमें कि दूसरी रियासतों के साथ सौदेबाजी का मामला भी दरपेश हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इंडिया डिड नॉट रिकगनाइज इसराइल फॉर लॉन्ग टू डिसुएड द अरब कंट्रीज़ from siding with Pakistan in an Indo-Pak dispute. नेक्स्ट है जी प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद की तरक्की। इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ऑल स्टेट्स टू प्रमोट एंड फर्दर देयर नेशनल इंटरेस्ट थ्रू देयर फॉरेन पॉलिसीज़। तमाम रियासतें अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए अपनी रियासतों के मफादात को प्रमोट करती हैं, ये उनका बुनियादी फ़रीज़ा है। देयर मे बी आ डिफरेंस बिटवीन वन स्टेट्स इंटरेस्ट विद दैट ऑफ एन अदर। एक रियासत के दूसरी रियासत से मफादात मुख्तलिफ हो सकते हैं। दे नेचुरली वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, लोकेशन एंड सर्कमस्टांसिस। ये वक्त, मकाम और जगह और सूरत हाल की बिना पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। स्टिल द इंटरेस्ट एज सेल्फ प्रिजर्वेशन, सिक्योरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीज़न। अब ये मफादात क्या क्या होते हैं? शहरियों की प्रिजर्वेशन, उनका तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और उनकी खुशहाली आर द कॉमन इंटरेस्ट बेस्ड ऑन विच फॉरेन पॉलिसी इज़ जनरली मेड। खारजा पॉलिसी अमूमी तौर पर तरतीब दी जाती है किसी भी रियासत के अपने शहरियों की वेलबीइंग के लिए और उनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र। नंबर 4 पर आ जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। Certain internal and external factors condition the foreign policy of every state। हर रियासत की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल जो है वो भी इससे मशरूत है। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड जियोग्राफी, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक नीड्स, आइडियोलॉजी, हिस्ट्री एंड कल्चर, मिलिट्री कैपेसिटी, सोशल स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटीज़ एंड पब्लिक ओपिनियन। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द ग्लोबल एनवायरनमेंट। पूरी दुनिया की एनवायरनमेंट जो है ये बैरूनी फैक्टर में आ जाती है। ग्रेट पावर स्ट्रक्चर, ग्रेट पावर स्ट्रक्चर से मुराद दुनिया की वो बड़ी ताकतें जो पूरी दुनिया के लिए एक वर्ल्ड ऑर्डर प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि आजकल अमेरिका जो है वो सिंगल और सोल वर्ल्ड पावर है और उसके साथ चाइना जो है वो न्यूली इमर्जिंग पावर है। तो ये ग्रेट पावर्स कहलाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको मालूम है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट आ जाती है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके तहत कायम होने वाली बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, पूरी दुनिया की जो पब्लिक है उसकी राय भी इसमें शामिल होती है। अदर स्टेट्स रिएक्शंस, और दूसरी रियासतों के रिएक्शंस भी। द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन फॉरेन पॉलिसी may vary from country to country. That is why they are discussed। अच्छा, इसीलिए ये सारे हमने डिस्कशन कर ली। ये तो थे फर्स्ट हमारा फैक्टर जो हमने ऑब्जेक्टिव और डिस्कस किया। अब हम स्पेसिफिक, सब्जेक्टिव या इंटरनल डिटर्मिनेंट्स की तरफ आ गए हैं। अब हम इनका जायज़ा ले लेते हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक इंटरेस्ट। हर रियासत के अपने कुछ खसूसी मकासद भी होते हैं, खसूसी मफादात होते हैं। दैट रिक्वायर स्पेसिफिक डिसीजंस, जिनके लिए खसूसी
फ़ैसलों की ज़रूरत होती है फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर। या फ़ॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त हर रियासत अपने खसूसी मफादात के लिए खसूसी फ़ैसले करती है। आ स्टेट मे बी फेसिंग सर्टन प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़, एक रियासत को कुछ मसाइल और मुश्किलात का भी सामना हो सकता है। एंड देयर फोर इसीलिए हैज़ टू कंसीडर सेवरल इंटरनल फैक्टर्स वाइल फार्मूलेटिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, चुनाचे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की तश्कील करते वक्त बहुत से अपने इंटरनल फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखती हैं। दीज इंटरनल फैक्टर्स आर नोन एज सब्जेक्टिव, चुनाचे ये अंदरूनी अनासिर या अवामिल जो हैं इनको सब्जेक्टिव या स्पेशल फैक्टर्स कहा जाता है। एंड मे डिफ़र फ्राम स्टेट टू स्टेट, ये एक रियासत के दूसरी रियासत से मुख्तलिफ हो सकते हैं। दीज पर्टिकुलर आर स्पेसिफिक फैक्टर्स एज अंडर, अब हम नीचे उन स्पेसिफिक फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज़ ज्योग्राफी। A permanent and stable determinant of foreign policy is geography. खारजा पॉलिसी के अंदर एक मुस्तकिल और ठोस मुहर्रिक जो है वो ज्योग्राफी का है। It determines the temperature, resources, frontier and neighbors. ये मुतय्यन करता है टेम्परेचर को, वसाइल को, फ्रंटियर सरहदों को और हमसाया को। द स्टेट्स साइज, topography, shape, location, and climate are important component of geography. Location is one of the crucial element in molding the foreign policy outlook. लोकेशन हदूद दरबे को कहते हैं। किसी भी रियासत का हदूद दरबे से मुराद या लोकेशन से मुराद ये होती है कि वो रियासत किस रीजन में है, उस रीजन का क्लाइमेटिक जोन क्या है, वो किस किस्म के मौसमियाती कुर्रे के अंदर आती है और टेम्परेचर वहाँ का कैसा है। और तीसरे नंबर पर उस रियासत के इर्द गिर्द कौन सी रियासतें आबाद हैं। ये सारी जियोग्राफ़ी और उसकी लोकेशन, जिसको हम हदूद दरबा उर्दू में कह देते हैं, इसमें शामिल है। और ये किसी भी रियासत की फ़ॉरेन पॉलिसी की तश्कील में बहुत अहम और मददगार डिटर्मिनेंट है। दी insular location of the United Kingdom has influenced the general character of the British foreign policy as decisively as the isolated geographic position of the United States in the case of the American foreign policy. The location has created a sense of security as the vastness of size has conferred the same sense upon Russia and China. रशिया और चाइना जोग्राफ़ी के लिहाज से एक बहुत बड़ी रियासतें हैं दोनों। यहाँ पे उनके हदूद दरबे को एड्रेस किया गया है और इसी तरह अमेरिका और बरतानिया की लोकेशन को भी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की साथ साथ द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी हैज़ सफर्ड अ सेटबैक। द कमिंग ऑफ सुपरसोनिक जेट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, ये सारी चीज़ें आपकी साइंस से रिलेटेड हैं। इनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि सुपरसोनिक जेट्स ये तैयारों का जो आवाज़ से भी तेज़ रफ्तार के होते हैं, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, यहाँ पे मिसाइल्स हैं ये, एंड रॉकेट्स हैव मेड दी माउंटेन एंड सी वुल्नरेबल, कि साइंस की और टेक्नोलॉजी की इन तमाम इजादों ने समंदरों को भी और उसके साथ साथ पहाड़ों को भी इस टेक्नोलॉजी के सामने कमज़ोर हैसियत में कर दिया है। Within a few hours, any distance can be covered and heavy bombers can encircle the globe. अब इस टेक्नोलॉजी के तहत कहा यह जा रहा है कि हैवी बॉम्बर्स जो है वो किसी भी वक्त पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इन तैयारों से की गई बमबारी की तरफ इशारा है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस against nuclear missiles is remote.
While formulating its foreign policy, a state takes a distant country as seriously as it takes a neighboring country. यहाँ पे न्यूक्लियर मिज़ाइल से एक दूर दराज की रियासत को भी निशाने पर लिया जा सकता है, और वो बिल्कुल इसी तरह निशाने पे आ जाती है जैसे किसी हमसाए में किसी दूसरी हमसाए की रियासत को हिट करना हो। यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट्स ये बात भी देखें कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर का हामिल रियासत है, और पाकिस्तान को जब अपनी दुश्मन रियासतों से ज़्यादा ख़तरा होता है तो पाकिस्तान फिर फ़ौरन इस बात का क्लेम करता है कि मैं चूँकि न्यूक्लियर पावर हूँ, तो अगर किसी ने मेरे साथ इस किस्म की शर अंगेज़ी की तो मैं अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ले आऊँगा। और ये न्यूक्लियर पावर की टेक्नोलॉजी जो है ये रियासतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है। Notwithstanding the above developments, the importance of geography is still intact as every state's foreign policy continues to be related to its geography, though partially. इससे बताना आपको ये मकसूद है कि रियासतों की फ़ॉरेन पॉलिसी की फार्मूलेशन में उसकी ज्योग्राफ़ी बहुत अहम फैक्टर की हैसियत रखती है। Next is history. Another guide to foreign policy is the history of the country. From history alone, the nation inherits a style and culture, which in turn influences foreign policy making. खारजा पॉलिसी की तश्कील में किसी भी रियासत की तारीख़, उसका विरसा और उसके नेशन का स्टाइल ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। History is the record of the doing of a community. किसी भी कम्युनिटी की तरफ से किए गए इक़दामात का रिकॉर्ड होती है हिस्ट्री। ऑफ इट्स फेल्योर्स एंड सक्सेसेस, उसकी नाकामियों और कामयाबियों का भी। द एक्सपीरियंस, फेल्योर्स एंड सक्सेसेस गाइड पॉलिसी मेकर्स टू डील विद प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। तो जो पॉलिसी बनाने वाली शख्सियात होती हैं वो अपनी तारीख़ी नाकामियों और तारीख़ी कामयाबियों से सबक हासिल करते हुए अपनी पॉलिसी की तश्कील करती हैं। If a specific policy had proved to be rewarding in the past, अगर माजी में कोई पॉलिसी जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुई हो, तो पॉलिसी मेकर्स वुड लाइक टू ट्राई the same policy for tackling similar situation in the future। तो पॉलिसी बनाने वाले अपने मुस्तकबिल में आने वाली इस किस्म की सूरत हाल को टैकल करने के लिए अपनी पिछली पॉलिसी को ही चलाना पसंद करते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, इफ़ अ पर्टिकुलर पॉलिसी हैड प्रूव्ड टू बी अ फेल्योर टू डील विद अ सिचुएशन, अगर माजी की कोई पॉलिसी सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम रही हो, द पॉलिसी मेकर्स वुड ट्राई अ डिफरेंट पॉलिसी अंडर एन आइडेंटिकल सिचुएशन इन द फ्यूचर। तो पॉलिसी बनाने वाले मुस्तकबिल में उस पॉलिसी से इज्तनाब करेंगे और उसकी जगह दूसरी पॉलिसी को अपनाएंगे। हिस्ट्री शेप्स द करंट ट्रेडिशन एंड द सेल्फ इमेज ऑफ सोसाइटी। माशरे की सेल्फ इमेज को तश्कील भी देती है हिस्ट्री, और उनकी रवायात को भी एक ख़ास शक्ल में पेश करती है। इसीलिए द स्पेसिफिक नेशनल स्टाइल में द ब्रिटिश हैबिट ऑफ मडलिंग थ्रू द फ्रेंच कंसर्न विद सिक्योरिटी, ये अब उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं दूसरी रियासतों की। मडलिंग कहते हैं गड़बड़ करना। बरतानिया की ये आदत है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मडलिंग करता है, उसके अंदर गड़बड़ क्रिएट करता है। द फ्रेंच कंसर्न विद सिक्योरिटी, फ्रेंच को अपने तहफ़्फ़ुज़ के मामला ज़्यादा दरपेश होते हैं। ऑनर एंड ग्लोरी, उनको फ्रांस को अपने ऑनर, अपनी ग्लोरी और सिक्योरिटी के मामला ज़्यादा अहम लगते हैं। द जर्मन रूथलेसनेस, जर्मन जो है वो बहुत गड़बड़ करने वाली और ख़तरा पैदा करते हैं। द सोवियत ऑब्सेशन, सोवियत रूस के लिए इस्तेमाल होता है, उनको एक जुनून है विद सीक्रेसी का। एंड द अमेरिकन हैबिट, और अमेरिकन की क्या हैबिट है,
टू इंटरप्रेट इंटरनेशनल इश्यूज एज मॉरल इश्यूज, के इंटरनेशनल मामलात को वो मॉरल इश्यूज़ के तौर पर देखते हैं। इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी भी ग्रेट पावर के साथ आपने अलायंस ना किया हुआ हो, बल्कि अपने आप को न्यूट्रल रियासत के तौर पर पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट किया हो, उसको नॉन अलाइनमेंट कहा जाता है। इंडिया की पॉलिसी जो है वह नॉन अलाइंड पॉलिसी है एंड पंचशील की have definite and specific historical roots. In every case, such a national style and character influenced the making and execution of foreign policy. ये जो ऊपर आपको तमाम केसेस बताए गए, इनमें हर एक का अपना स्टाइल है अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने और उसको जारी करने में। थर्ड पॉइंट आ जाता है जी पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन as a determinant of foreign policy is relevant both in quantitative and qualitative terms. The political, economic, and military phases of a nation's foreign policy are also molded by the size, character, and distribution of its population. It is believed that the greater the number of population, the greater will be its power. ये एक आम तौर पे मानी जाती है ये बात कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी ही ज़्यादा वो रियासत ताकतवर होगी। वर्क फोर्स डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वैल्यूज़, वे ऑफ लाइफ एंड इवन आर नेशंस एक्सपेक्टेशंस। वर्क फोर्स के जो उनकी अफरादी क़ुव्वत है, पॉपुलेशन को अफरादी क़ुव्वत भी कहा जाता है। वर्क फोर्स काम करने की ताकत, उनकी पॉपुलेशन के अंदर जो काम करने के काबिल लोग होते हैं उनकी ताकत तयन करती है उस रियासत में रहने वाले लोगों के रहने के स्टैंडर्ड को, उनकी अक़दार को और उनकी ज़िंदगी के गुजारने के तरीक़ों को एंड इवन आ नेशंस एक्सपेक्टेशंस और किसी भी कौम की तवक्कुआत को। The significance of China and India rests partly on the large size of their population. चाइना और इंडिया आबादी के लिहाज से बहुत बड़े ममालिक हैं और ये उनकी बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। Besides the quantity, the quality of the population as revealed in its educational level, skilled labor, technical know-how, health and strong national character is determinant of foreign policy. किसी भी रियासत की आबादी की क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी ये ज़ाहिर करती है उनका तालीमी मेयार, उनकी स्किल्ड हुनरमंद वर्क फोर्स एंड टेक्निकल नो हाउ, उनकी सेहत और स्ट्रॉन्ग नेशनल करैक्टर को। The population's quality also influences the quality of the political system, public administration, leadership, and even execution of foreign policy. Next and number 4 is national resources. Food, mineral, metal, coal, crude oil, and water resources constitute an important element of foreign policies, national power, and consequences. The availability of these resources in plenty definitely enhances the importance of a country. For example, petroleum has significantly strengthened the West Asian countries' position in international relations. Dear students, natural resources, कुदरती वसाइल जो कुदरत ने किसी भी रियासत की ज़मीन के अंदर पैदा किए हुए होते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें पूरी आपको एक लाइन में डिटेल दे दी है। उनकी खुराक है, मादनियात हैं, मेटल धातें हैं, कोल कोयला, क्रूड ऑयल को क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल एंड वाटर और पानी के ज़खायर ये नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं और ये उस रियासत और उस कौम की बहुत बड़ी ताकत होते हैं और इनकी बिना पर इंटरनेशनल रिलेशंस में वो मुल्क एक ख़ास अहमियत हासिल कर लेता है। दे हैव यूज्ड ऑयल एज अ टूल। अब यहाँ ऑयल के लिए
एशियन कंट्रीज़ का बताया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के पास ऑयल की बहुत बड़ी ज़खायर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इनको बहुत अहमियत हासिल है। दे हैव यूज्ड ऑयल एज आ टूल ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट लोकली अवेलेबल। अगर मकामी तौर पर कुदरती वसाइल ना हासिल हों उस मुल्क या रियासत को, दे हैव टू बी प्रोक्योर्ड थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो वो बैनुल अक़वामी ताउन के ज़रिए से वो हासिल करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड क्रूशल रॉ मटेरियल्स विल प्लेस अ कंट्री इन एन एडवांटेजियस पोजीशन इन फॉरेन अफेयर्स। तो बैनुल अक़वामी मामलात के अंदर वो रियासतें जिन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती हैं। ऑन दी इसके बरक्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड क्रूशल रॉ मटेरियल विल प्लेस अ कंट्री इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। जिस रियासत के अंदर रॉ मटेरियल वाफर मिकदार में होगा तो उसको स्ट्रेटिजिकली भी बहुत अहमियत हासिल होती है दुनिया के मामलात के अंदर। और इसके बरअक्स, ऑन दी कॉन्ट्रेरी, a country lacking in these resources will follow a weak foreign policy। तो वो रियासतें जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है वो कमज़ोर खारजा पॉलिसी की हामिल होंगी। नेक्स्ट एंड आर लास्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक फैक्टर। नहीं, आई थिंक इट इज़ द सेकेंड लास्ट। इकोनॉमिक फैक्टर, इक्तसादी अनासिर। टुडे नो स्टेट इन द वर्ल्ड कैन बूस्ट ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट। आज की दुनिया में कोई भी रियासत इस बात का दावा नहीं कर सकती कि वो इक्तसादी तौर पर खुद मुख्तार है। इवन द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ ग्रेटली डिपेंडेंट अपॉन वर्ल्ड ट्रेड फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी अपनी इक्तसादी खुशहाली के लिए दुनिया की तिजारत के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। दिस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑल्सो वर्क्स एज आ डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो इक्तसादी तौर पर रियासतों का बाहमी इन्हिसार एक खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ्स बोलते हैं महसूलात को। इम्पोर्ट कोटाज, trade agreements and other financial arrangements. Sometimes adjustments in all international economic relationship create tension in the world. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब इक़्तिसादी तौर पर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को तरतीब दिया जाता है तो कुछ टेंशन की सूरत हाल पैदा हो जाती है, विच फर्दर टेक्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एक्शन, जो कि आगे चल के सियासी और मिलिट्री या फौजी एक्शन जिसके पेश नज़र किया जाता है। और स्टेट्स आर नॉट इक्वली गिफ्टेड बाय नेचर विद नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तमाम रियासतें जो हैं वो कुदरत की तरफ से मसावी तौर पर कुदरती वसाइल से माला माल नहीं होती, नॉर आर दे कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, और ना ही वो मसावी तौर पर इस बात की काबिल होती हैं कि वो अपने कुदरती वसाइल को यूटिलाइज़ कर सकें, अपने फ़ायदे में ला सकें। देयरफॉर नेशंस मेक देयर फॉरेन पॉलिसी, इसलिए अक़वाम अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब देती हैं, सो दैट द सप्लाई ऑफ वॉर मटीरियल्स may not run short and their trade may have a favorable balance। तो उनकी तिजारत जो है वो उनको एक मुतवाज़न फ़वाइद दे सके। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी also needs facilities and protection of foreign investment। बैरूनी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है ये तश्कील दी जाती हैं। ऑल दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव आ बियरिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी। तो ये तमाम इक़्तिसादी सूरत हाल भी एक खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम फैक्टर की हैसियत
रखती हैं। तो अज़ीज़ तालिबात, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा और अपने नोट्स साथ के साथ तैयार करते रहिए। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।